नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 का दंगल। दोस्तों नमस्कार। आज दूसरे फेज का जो इलेक्शन है वो करीब करीब खत्म हो चुका है और 88 सीटों पर जो लड़ाई चल रही थी वो दूसरे फेज में आज खत्म हो गई है। शाम 5 बजे तक अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर जो मतदान किए जा रहे थे उनमें करीब 55% वोटिंग दर्ज की गई है। शाम 5 बजे तक का यूपी का ये डेटा आप तक बतला रहे, जिनमें तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज रहे उनकी किस्मत जो है आज ईवीएम में कैद हो गई है। शाम 5 बजे तक का ये आप तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे प्राइम टीवी की स्क्रीन पर। अरुण गोविल से लेकर कंवर सिंह तंवर, अतुल गर्ग, महंत नारायण गिरी, जयंत चौधरी, धर्मेंद्र भारद्वाज, वीके सिंह, हाजी याकूब कुरैशी, ये तमाम वो बड़े चेहरे जो आज चर्चा में भी रहे। मेरठ से अगर बात करें, अरुण गोविल ने वोट किया है अपने मेरठ लोकसभा सीट पर, जहां पर वो प्रत्याशी हैं बीजेपी के टिकट पर। कंवर सिंह तंवर भी प्रत्याशी है बीजेपी के, और अतुल गर्ग को आप देखिए उन्होंने भी आज वोट किया है। और इस तरीके से तमाम ये जो समीकरण बना हुआ है सीटों को लेकर, 8 लोकसभा की सीटें हैं, जाट और मुस्लिम फैक्टर जो है वो बेहद दिलचस्प, बेहद इंपॉर्टेंट इस 8 सीटों के इलेक्शन में। तो ये आज की जो तस्वीर है वो दरअसल दूसरे चुनाव को लेकर करीब करीब खत्म होने की कगार पर है। शाम 5 बजे तक वोटिंग का जो आंकड़ा रहा है वो आंकड़ा 55% के आसपास रहा है। मेरठ से राजन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजन, मेरठ में जिस तरीके की लड़ाई देखी गई, अरुण गोविल वहां से मैदान में है, तो क्या कुछ अपडेट शाम 5 बजे के बाद? हाँ रामकृष्ण, देखिए मैं आपको बता दूं, मेरठ प्रशासन की तरफ से 5 बजे सूचना जारी की गई है कि 56% मतदान हुआ है, जिसमें पुरुषों की भागीदारी महिलाओं के मुकाबले ज्यादा रही है। वहीं मेरठ प्रशासन अधिकारियों का जो रवैया है वो फिसड्डी रह गया है इस बार, क्योंकि चुनाव प्रचार को लेकर और मतदान को लेकर जितने भी वादे और दावे किए गए थे वो सभी जिला अधिकारी के वो बिल्कुल धराशायी हो गए हैं। बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर हमने जब इसका मुआयना किया है तो आप देखिए मेरठ में जो 5 बजे तक का मतदान रहा है वो 56% के आसपास का रहा है, जबकि जो लोगों की जो संख्या थी, मतदाताओं की जो संख्या थी वो बेहद कम नजर आई है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मतदान किया गया है। उसके बावजूद भी, इतना लंबा समय चलने के बाद भी, पहले चरण में भी मतदान की संख्या कम रही थी और दूसरे चरण में जब प्रशासन ने जो अपनी कमर कस ली थी और जगह जगह स्वीप के माध्यम से प्रचार किया था कि मतदान से अपील की थी मतदाताओं से कि भारी संख्या में, अधिक से अधिक संख्या में लोग घरों से निकलकर मतदान करने पहुंचे, और वो रवैया जो बिल्कुल ढीला साबित नजर आया, क्योंकि प्रशासन, मेरठ के जो जिलाधिकारी अनिल दीपक मीणा, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और अधिक से अधिक लोगों को जो है मतदान के लिए जागरूक किया जाएगा और उन्हें ज्यादा से ज्यादा मतदान इस बार दूसरे चरण में कराया जाएगा। क्योंकि पिछले चरण के चुनाव की बात की जाए तो पिछले चरण के चुनाव के मतदान में लोगों ने बहुत कम वोट किए थे, 50 से 55% के आसपास मतदान का वो रहा था। लेकिन इस बार दूसरे चरण में बात की जाए तो दूसरे चरण में माना जा रहा था कि 70% मतदान हो पाएगा। लेकिन मेरठ और हापुड़ लोकसभा सीट की बात करूं तो मैं मेरठ का जो जिला सूचना अधिकारी है उन्होंने जो अभी जो जानकारी दी है उन्होंने यही बताया 5 बजे तक की कि 56% मेरठ में मतदान हुआ है। यानी कि इस मुकाबले जो प्रशासन की तैयारियां थी वो बिल्कुल धराशायी हो गई हैं। जो प्रशासन की जो तैयारियां थी वो धराशायी के साथ साथ जो डीएम दीपक मीणा की जो बातचीत थी, जो उनके वादे थे, वो भी कहीं ना कहीं बेकार साबित होते नजर आ रहे हैं। जी राजन, जिस तरीके से आपने बतलाया कि प्रशासन की तमाम जो तैयारियां थी वो जमीन पर पुख्ता तौर पर अंजाम देती हुई नजर आई नहीं, लेकिन दूसरी ओर बात करें हम अगर बीजेपी कैंडिडेट अरुण गोविल की, राम का किरदार निभाते थे वो रामायण में, लेकिन क्या अपनी छवि को वो यहां पर छोड़ पाए हैं वोटरों के बीच में? बिल्कुल, देखिए राम का किरदार उन्होंने निभाया मुंबई में और कलाकारी की है, लेकिन कुछ लोग उनसे नाराज भी दिखे हैं। वहीं विपक्षियों ने भी इस चीज पर हमला बोला है कि वो अभिनेता हैं, नेता कभी नहीं बन सकते, तो उन्हें चुनाव जो है जबरन लड़ाया जा रहा है। इस तरीके से विपक्षियों के भी आरोप लगे। वहीं अरुण गोविल लोगों के दिलों में जगह बनाने के प्रयास किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा था एक बयान में कि मैं गाड़ी से नीचे इसलिए नहीं उतरता हूं क्योंकि लोगों को जो लंबी लंबी कतारें लग जाती है, फोटो खिंचाने के लिए मेरे साथ में धक्का मुक्की की जाती है, तो कहीं ना कहीं लोग, कुछ फैन फॉलोइंग भी उनके मेरठ में है और कई लोग इस चीज का विरोध भी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मेरठ से कैंडिडेट चुना है वो एक बाहर का प्रत्याशी चुना है, जबकि मेरठ में कई ऐसे दिग्गज नेता थे जिन्हें
ये मौका दिया जा सकता था, लेकिन उन्हें मौका ना देकर किसी और भारी प्रत्याशी को यहाँ से कैंडिडेट बनाया। वहीं मैं 3 बार सांसद रह चुके हैं राजेंद्र अग्रवाल की बात करूं तो 3 बार वो सांसद रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। उन्होंने हैट्रिक मारी है, 15 साल उन्होंने यहाँ पर विकास कार्य लगातार कराए। आज सुबह जब प्राइम टीवी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की तो मैंने महंगाई को लेकर भी सवाल किया और तमाम मुद्दों को लेकर भी बातचीत की, तो उनका यही कहना था कि जिस तरीके से सरकार पिछले कार्यकाल में काम करती हुई आई है, उससे कहीं गुना ज्यादा तेजी में इस अगर सरकार बन जाती है तो भी काम किया जाएगा। और तमाम मुद्दे ग्राउंड जीरो पर हमने लोगों से भी बातचीत की, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे, और किसानों की भी प्राथमिकता रही है, किसानों की समस्याएं भी प्राथमिकता रही है। तमाम मुद्दों को लेकर जब हमने बातचीत की तो वही जमीनी स्तर के मुद्दे जुड़े हुए आए हैं जो जनप्रतिनिधियों से लोगों ने अपनी समस्याओं को साझा किया है। वह जनप्रतिनिधियों के वादे के अनुसार राजन, आज लोगों ने मतदान किया। एक अभिनेता जब नेता बनाया जाता है तो हमने देखा है कि वो नेता बनने के बाद बंबई चला जाता है, जैसे कि मथुरा में हेमा मालिनी को आप देख लें। तमाम बड़े चेहरे जो बंबई से आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतकर वो वापस वहीं बंबई अपनी मायानगरी में पहुंच जाते हैं। यहाँ अरुण गोविल जब मेरठ में उतारे गए, आपने बताया कि विरोध भी हुआ, लेकिन फिलहाल वोटरों के बीच में आप गए। यहाँ क्या लगता है कि 4 जून को जब पिटारा खुलेगा तो दरअसल में होने क्या वाला है? क्या अरुण गोविल के चेहरे पर वोट डाले गए या फिर पीएम मोदी के चेहरे पर वोट डालकर एक बार फिर से बीजेपी वहां से जीतने जा रही है? राजन, बिल्कुल रामकृष्ण शुक्ला, आपने बिल्कुल सही सवाल किया और एक मजबूत सवाल ये है जो आने वाले समय में भी होना है। और अब से ही ये सवाल तय हो जाता है कि आखिर 4 तारीख को जो जीत का ताज है वो किसके सर पर पहनाने वाली है जनता। तो जनता ने आज फिलहाल फैसला कर लिया है, भले ही वोटिंग कम रही है, लेकिन जो 4 जून को रिजल्ट आएगा वो कहीं ना कहीं बहुत ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि इस बार जो जनता ने वोट दिया है वो जनता ने फेस को वोट नहीं दिया, जनता ने काम को वोट दिया है, जनता ने प्रत्याशी के वादे को वोट दिया है। जनता ने जो वोट दिया है वो लोगों के, वो प्रत्याशी के वादे पे दिया है कि वादा खिलाफी ना हो, जो उनसे वादे किए गए हैं, जो उनकी समस्याओं को सुना गया है, उन पर प्राथमिकता से काम हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता ने वोट दिया है और प्रत्याशी चुनाव के समय में जो घर घर जाकर जनता की समस्याओं को भी सुन रहे थे, जनता से वादे कर रहे थे, कहीं वो वादा खिलाफी ना हो, इस चीज का भी विशेष ध्यान रखते हुए जनता ने वोट दिया है। जनता ने इस बार अपना मूड बना लिया, बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया है कि हमारी समस्याओं का जो निस्तारण है वो प्राथमिकता से होना चाहिए। बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, फिर चाहे वो महंगाई की बात हो, फिर चाहे वो किसानों की क्यों ना बात हो, क्योंकि देखिए ये तमाम मुद्दे जमीनी स्तर से मुद्दे जुड़े हुए हैं। महंगाई को लेकर भी है, धर्म को लेकर भी है। जिस तरीके से राम मंदिर बनाया, उसी तरीके से राम का किरदार निभाने वाले को मेरठ से प्रत्याशी बना के भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं कार्ड खेला है, लेकिन वो कार्ड कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर भी आ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट है मजबूत कैंडिडेट है और पूर्व विधायक की पत्नी है योगेश वर्मा, कई बार चुनाव लड़ चुके हैं और हस्तिनापुर के विधायक भी रह चुके हैं। और खुद जो यहाँ से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है सुनीता वर्मा, वो बसपा पार्टी में थी, तो उन्होंने यहाँ पर मेयर का कार्यकाल संभाला और काफी अच्छा काम भी किया है। लोगों के दिलों में और मन में उनकी छवि काफी अच्छी बनी हुई है, लोगों ने उनका भारी समर्थन भी यहाँ पर किया है। वहीं राजन, यहाँ पर जो मत फीसदी निकल कर आया है शाम 5 बजे तक का, वो दरअसल क्या दिखलाता हुआ, क्या बतलाता हुआ, और साथ ही ये भी बतलाइएगा कि वो बीजेपी के फेवर में जाता हुआ या फिर वो सुनीता वर्मा के फेवर में जाता हुआ, क्योंकि सुनीता वर्मा भी एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर जानी जाती हैं, महापौर भी रह चुकी हैं और एक बड़े कद्दावर नेता की पत्नी भी हैं। तो कितनी फाइट यहाँ पर लगती है? बिल्कुल फाइट दोनों पार्टियों में है, समाजवादी पार्टी से सुनीता वर्मा और भारतीय जनता पार्टी से अरुण गोविल, क्योंकि तीसरा जो कैंडिडेट है बसपा का देवव्रत त्यागी, वो कई मैदान में नजर ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कई उनकी ऑडियो और वीडियो, विवादित ऑडियो और वीडियो वायरल हुई है जिसमें कई ऐसी बातें कही गई हैं जो सार्वजनिक तौर पर नहीं कहनी चाहिए। तो इस चीज को लेकर भी वो कहीं ना कहीं विरोध है। तो वहीं जो लड़ाई है वो टक्कर जो 2 लोगों के बीच में है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। वहीं अगर मैं इस पाले की गेंद की बात करूं तो ये गेंद जो है समाजवादी पार्टी के पाले में जरूर जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अरुण गोविल का कई जगह विरोध भी हुआ है। पल्लवपुरम में एक रोड शो जा रहा था जिसमें कैंट विधायक अमित अग्रवाल थे, महापौर थे हरिकांत आलूवालिया और खुद प्रत्याशी अरुण गोविल थे। वहां पर कई लोगों ने, दर्जन भर से ज्यादा लोगों ने इनका विरोध किया, गो बैक के नारे लगाए। तमाम इस तरीके के विरोध भी देखने को मिले हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बाहरी कैंडिडेट को मेरठ से प्रत्याशी बनाए, यदि वो जीत जाते हैं और यदि हम उन्हें जिता देते हैं तो क्या गारंटी है कि वो मेरठ में रहकर हमारी समस्याओं को सुनेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जीतने के बाद में मुंबई चले जाएं और हम उनके पीछे मुंबई तक कैसे जा पाएंगे, क्योंकि हम तो गरीब तबके के लोग हैं, हमारे पास तो मुंबई के, हमारे पास तो ट्रेन का सफर करने के लिए पैसे नहीं होते। ये तमाम बातें आम जन ने भी अपने माध्यम से, हमारे माध्यम से चैनल पर रखी है।
कई लोगों के इस तरीके के वर्जन भी सामने आए। जी ठीक है राजन, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो ये थे मेरठ संवाददाता राजेश सोनकर, जो बतला रहे थे कि समाजवादी पार्टी के फेवर में कहीं ना कहीं गेंद जो है वो जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तो बाहरी नेता, एक बाहरी चेहरा, और पहली बार वो राजनीति के मैदान में उतरे हुए हैं। और वहीं हमारे साथ इरशाद अहमद जुड़े हुए हैं अमरोहा से। इरशाद, शाम 6:30 बजने को आए हैं, फिलहाल अमरोहा का मत फीसदी क्या कहता हुआ शाम 5 बजे तक के आंकड़ों की बात करें तो? देखिए, अभी हमें आवाज़ नहीं पहुंच रही है इरशाद की, लेकिन जो लोकतंत्र का महापर्व है उसका दूसरा फेज़ आज ख़त्म हो गया है और इसमें 8 लोकसभा सीटें यूपी की, जिनमें 91 कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमा रहे थे, और आज उन सभी 91 कैंडिडेट्स की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। 1.67 करोड़ वोटर इन 8 सीटों पर 91 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर चुके हैं। आज की वोटिंग खत्म हो चुकी है और वोटिंग फीसदी जो रहा है वो 55% दर्ज की गई है। शाम 5 बजे तक के पहले फेज में हमने देखा कि 60.25% वोटिंग प्रतिशत रहा, जबकि दूसरे फेज में कोशिशें ये की जा रही थी आयोग की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से, तमाम राजनीतिक दलों की ओर से भी, कि इस वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाया जाए दूसरे फेज में और आगे के फेसेस में भी। लेकिन यहाँ पर ये सेटबैक रहा है कि पिछले बार यानी पहले फेज की तुलना में भी कम वोट यहाँ पड़े हुए हैं। शाम 5 बजे तक की अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं मुश्किल की बात तमाम दलों के लिए, क्योंकि अगर वोटिंग प्रतिशत कम होता है तो वो सभी दलों के लिए नुकसान का सबब बनता है। इरशाद अहमद अमरोहा से हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। इरशाद, अमरोहा में क्या कुछ अपडेट्स और डिटेल्स अब तक निकल कर आई वोटिंग प्रतिशत को लेकर? मैं आपको बता दूं, अमरोहा में 62% मतदान यहाँ पर जो बताया गया है वो 62% हुआ है और 5 बजे तक का ये फिगर है। अगर अभी 6 बजे तक जो मतदान हुआ है तो उसका भी आंकड़े वो मतलब उन लोगों ने क्लियर नहीं किया है, लेकिन उसका भी मिल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से 62% मतदान हुआ है तो पिछले के मुताबिक जो पिछला जो हमारा जो निकला है, जो अभी जो बिजनौर साइड में जो चुनाव हुआ था, तो उस चुनाव के मुताबिक अमरोहा और अदरवाइज जो है वो ज्यादा परसेंटेज इसकी बढ़ी है। जिस तरीके से मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा था और मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने मत का प्रयोग किया है। इरशाद, आप तमाम वोटरों के बीच में सुबह से ही 7 बजे से ही जमे हुए हैं, क्या स्थानीय मुद्दे रहे हैं और उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जिन्हें वोट किया गया है? हाँ बिल्कुल, मुद्दों को देखते हुए ही मतदाताओं ने किया है, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग, उनका कहना साफ तौर पर कहना है कि अमरोहा में जिस तरीके से आवारा पशुओं का मुद्दा हो या फिर बिजली का मुद्दा हो, क्योंकि कई सारे ऐसे जो फैक्ट हैं वो देखने को मिले हैं। आवारा पशुओं से लोगों ने, जो किसान थे, उन्होंने अपने मतलब खेतों पर जो है वो टांड लगाए और उनकी खेत की रखवाली करी, तो कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया कि अब किसान को आवारा पशुओं ने मौत के घाट उतार दिया। तो इन मुद्दों को देखते हुए जो अमरोहा की जनता है उसने मतदान किया। अमरोहा की मतदान शिक्षा को लेकर भी उन्होंने सोचा कि जिस तरीके से शिक्षा की तरफ से कोई ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं है, ना कोई मेडिकल कॉलेज है बड़ा है, कोई ट्रामा सेंटर है नहीं, उसे देखते हुए अमरोहा की जनता ने मतदान किया है। रामकृष्ण जी। इरशाद, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमरोहा आते हैं, योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे करते हैं, सभाएं करते हैं। अमरोहा ये वही लोकसभा सीट है जो 2019 में बीजेपी यहां से हार गई थी। अभी क्या लगता है कि बीजेपी का संकल्प, बीजेपी का 400 नार का पारा जो है पार का नारा जो है, उसके हिसाब से अमरोहा जो है वो भी इस नारे के तहत ये अमरोहा की सीट शामिल होने जा रही है, या फिर पीडीए के तहत वोट किया है पब्लिक ने? पब्लिक का साफ तौर पर रामकृष्ण कहना है कि अमरोहा में अगर बात की जाए तो जो समीकरण निकल के आ रहे हैं, सुबह से शाम हो गई, हम लोग फील्ड में जब जगह जगह घूमे, लोगों से सलाह मशवरा भी किया, तो किस तरीके से देखा जा रहा है तो अमरोहा में ऐसा प्रतीत होता है कि वो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला साबित हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी
जो चौधरी कंवर सिंह तंवर वो किसी से कम नहीं, और जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कुंवर दानिश अली वो किसी से कम नहीं, और बीएसपी भी किसी से कम नहीं। तो जिस तरीके से आंकड़े देखे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि अमरोहा में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। अब कौन किसे पराजित करेगा ये तो आने वाली 4 तारीख ही तय कर पाएगी। इरशाद, आखिर में मुस्लिम वोटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका में रहते हैं। ऐसे में दानिश अली आपने देखा कि 2019 में जीत कर आए बसपा के टिकट पर, इस बार वो कांग्रेस के साथ में है, कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मुसलमानों को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर जो कुछ भी फिलवक्त देश भर में हो रहा है, बयानबाजी हो रही है पक्ष और विपक्ष की ओर से, क्या लगता है कि मुस्लिम किधर जाता हुआ नजर आया आपको इस अमरोहा की सीट पर? अमरोहा में रामकृष्ण, ये बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है तो उससे कहीं ना कहीं जो मुस्लिम जो समाज है वो इंडिया गठबंधन की तरफ उसका ज्यादा ध्यान है, बीएसपी की तरफ उसका ध्यान बहुत कम है। क्योंकि बीएसपी का साफ साफ तौर पर मुस्लिम समाज के लोगों का कहना तो ये है कि बीएसपी ने अब तक मुस्लिम समाज के लिए किया ही क्या है। क्योंकि चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो कोई भी ऐसी परिस्थिति रही हो जिसमें उन्होंने किसी भी एक भी बयान में अपने ट्विटर हैंडल से या किसी स्टेज से उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए कोई बयान जारी नहीं किया, तो आखिर मुसलमान बीएसपी को वोट क्यों दे? ये जनता के बीच में, मुस्लिम समाज के बीच में ये सवाल जरूर उठ रहा है। और जनता सीधी सीधी बीएसपी का आरोप लगाती है क्या बीएसपी जो है जब भी कोई काम उसकी तरफ से होता है तो बहन कुमारी मायावती जो भी करती है, ट्वीट भी करती है, तो वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में होता है। वो साफ तौर से मुसलमानों का ये कहना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से इरशाद मुजाहिद हुसैन बीएसपी कैंडिडेट कितना नुकसान करेंगे समाजवादी पार्टी का, अलायंस का? हाँ, ये बिल्कुल इस पर ये गौर करने वाली बात है कि जिस तरीके से बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं मुजाहिद हुसैन, उन्होंने काफी हदों तक यहाँ पर उनका जो वोट बैंक है वो उन्होंने मजबूत किया है। और मजबूत करने के बाद मुस्लिम मतदाताओं में भी उन्होंने सहनुमारी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि एससी समाज का वोट हो या फिर मुस्लिम समाज का, तो जिस तरीके से उन्होंने मुस्लिम समाज में सहनुमारी की है, और हालांकि ठीक है इरशाद, ये भी मिल रही है। ठीक है इरशाद, बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मुजाहिद हुसैन बीएसपी कैंडिडेट अमरोहा से, वो मुजाहिद हुसैन, वो मुस्लिम चेहरा जो समाजवादी पार्टी को, इंडिया अलायंस को नुकसान पहुंचा चुके हैं, अगर उन्हें पहुंचाना हुआ होगा तो। क्योंकि बीजेपी ने कंवर सिंह तंवर को एक बार फिर से मैदान में उतारा अमरोहा से, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की बारी आई तो यहां से देखिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर कांग्रेस के सिंबल पर दानिश अली को मैदान में उतारा। यानी कि एक सीट, 2 मुस्लिम चेहरे, और दूसरी ओर बीजेपी के लिए कंवर सिंह तंवर मैदान में। यानी कि मुस्लिम अगर बीएसपी के साथ गए तो यानी कि कुछ ना कुछ वोट प्रतिशत समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस अलायंस से खिसका हुआ होगा। इसका सीधा फायदा जो है वो एनडीए को और बीजेपी को मिला हुआ होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया इरशाद आपका भी और तमाम दर्शकों का भी इस बुलेटिन में बने रहने के लिए। तो रुक करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां अरविंद वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से सीधे। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश की बारी, और लोकसभा 6 सीटों पर किसकी कितनी रही तैयारी? अरविंद वर्मा और वोट प्रतिशत दरअसल में क्या कहता हुआ, किसके फेवर में जाता हुआ? अरविंद, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आपकी आवाज आ रही है रामकृष्ण जी। जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जी, अभी के वर्तमान समय में 4 बजे तक का सबसे ज्यादा देखा जाए तो होशंगाबाद में 55% वोटिंग हुई है जी। तो कहीं और बाकी सीटों में तो देखा जाए तो बहुत ही कम वोटिंग समझ में आ रही है, देखा जा रहा है। अरविंद, 29 लोकसभा सीटें और 29 में से 28 में बीजेपी ने दर्ज की थी जीत 2019 में। फिलहाल कांग्रेस के पास या विपक्षियों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, बीजेपी के लिए पास पाने के लिए सब कुछ। कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए, क्योंकि लगातार उसी जीत को बरकरार रखना है, तो विपक्षियों के पास जीतने को पूरा आसमान। अरविंद,
अगर देखा जाए तो पिछले बार 28 सीटें जो थी बीजेपी के पास में, बीजेपी भी इस बार सोच रही है कि 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश की हमारे पास में आ जाए। पर अब ये देखना है कि क्या बीजेपी के खेमे में 29 सीटें जा रही है मध्य प्रदेश की, क्या फिर इससे कम हो रही है। ये तो आप 4 तारीख को ही पता चलेगा कि मध्य प्रदेश की स्थिति। वोटिंग परसेंटेज में देख लूं, खजुराहो में 43% गई है, होशंगाबाद में 55%, दमोह में 45%, रीवा में 37% और सतना में 47% और टीकमगढ़ में 48%। कि इसके हिसाब से तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज तो कम हुआ है। अरविंद, या फिर तो या जनता नाराज है या फिर और कुछ कारण है। अरविंद, ये जो वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है, नाराजगी की बात आप कर रहे हैं, बीते विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं 2018 की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए थे शिवराज सिंह चौहान। जब दोबारा पार्टी ने वापसी की थी, टूटकर आई थी, पार्टी के विधायक टूटकर आए थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को दोबारा मौका नहीं दिया गया, तिबारा मौका नहीं दिया गया 2023 के इलेक्शन में। तो क्या शिवराज सिंह चौहान के जो समर्थक हैं, जो उनके वोटर हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, क्या वो नाराजगी भी क्या यहां वोटरों के बीच में दिखाई दी, जो वोटिंग प्रतिशत कम रहा होगा? जी, इसका सीधा उदाहरण है क्योंकि जनता तो कह रही थी कि मामा एक मामा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री न बनाने के कारण भी एक इफेक्ट पड़ सकता है मध्य प्रदेश में। देखा जाए तो मामा को तिबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, एक बार फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो ये नाराजगी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ अरविंद बात करें तो क्या मुद्दे हावी रहे हैं इस चुनाव में, आज के चुनाव में? आज के चुनाव में तो रामकृष्ण जी, जैसे देखा जाए, बताया मैंने इससे पहले भी बताया था कि महंगाई को लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें, कुछ मुद्दे बहुत सारे जनता के पास में ऐसे मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का है। अगर महंगाई चरम पे चल रही है तो कांग्रेस का जो नारा था कि हमारी सरकार आती तो हम महंगाई कम करेंगे, कहीं ना कहीं तो इफेक्ट तो है सर। स्थानीय मुद्दों के साथ क्या प्राइम मिनिस्टर का चेहरा, मुख्यमंत्री मोहन यादव का चेहरा भी मद्देनजर रखते हुए वोटरों ने वोट दिया? कितना मायने रखता है ये चेहरे? बिल्कुल। हेलो जी अरविंद। जी बिल्कुल मुख्यमंत्री का चेहरा को देखते हुए और अभी देखा जाए तो वर्तमान में भोपाल में भी प्रधानमंत्री जी का रोड शो भी हुआ था, उसमें काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे हैं। उसके बाद भी अगर वोट परसेंटेज कम जाना है तो ये तो एक सोचने वाली बात है। ठीक है अरविंद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस अपडेट्स को पहुंचाने के लिए, साझा करने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो या फिर देश भर के 13 राज्यों की बात हो, इन सभी 12 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 लोकसभा सीटों पर दूसरे फेज का इलेक्शन खत्म हो गया है। शाम 5 बजे तक का उत्तर प्रदेश का डेटा कह रहा है कि 55% लोगों ने अपने घरों से निकलना मुनासिब समझा और वो पहुंचे पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए। लेकिन मत प्रतिशत लगातार कम हो रहा है, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। लेकिन ये मत प्रतिशत क्यों कम हो रहा है? क्या इसकी वजह महज धूप है, महज गर्मी है, या फिर इसकी वजह एक ये भी है कि दरअसल वोटर बहुत ज्यादा यकीन किसी पार्टी या दल पर कर नहीं पा रहे हैं और वो महज इस मौके को, इस चुनावी मौके को एक छुट्टी मनाकर अपने घर में रहना ही पसंद कर रहे हैं। तो आज ये दूसरे फेज का इलेक्शन खत्म हो गया और इसे लेकर जो भी तमाम वादे और दावे थे तमाम प्रत्याशियों के, वो अब ईवीएम में कैद हो चुके हैं। फैसला 4 जून को आएगा। क्या कुछ पिटारे से निकल कर आता है, ये देखना सबसे अहम होगा। फिलहाल के लिए नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।